हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में हम बचे हुए चैप्टर जिसको हमने पूरा नहीं किया था उसे पूरा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड में आपको इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने लास्ट टाइम कहां तक पढ़ा था। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन तक। हम अभी वहां पे गांधी जी का कोई नाम नहीं था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट इट। अब से पहले हम गांधी जी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। देखो, गांधी जी गुजरात में पोरबंदर गांव में 2 अक्टूबर 1869 में उनकी बॉर्न हुए थे। उनको कस्तूरबा गांधी से शादी हुई थी उनकी 1883 में, जब वो सिर्फ 13 साल के थे। गांधी जी ने इंग्लैंड से लॉ पढ़ा और उन्होंने लॉयर पढ़ा इंग्लैंड से लॉ। और जब उन्होंने प्रैक्टिस लॉयर बनने की उनको प्रैक्टिस उन्होंने साउथ अफ्रीका में की। अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने देखा कि भाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों के अगेंस्ट, तो उन्होंने वहां पे अपनी नेटल इंडियन कांग्रेस की फॉर्मेशन करी। इन 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की फॉर्मेशन करी। उन्होंने उन्होंने नए तरीके से सत्याग्रह तरीका और बॉयकॉट के तरीके निकाले और पीसफुल नॉन वायलेंस पीसफुल, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि वो उनको एक एक्सपीरियंस था। जब वो इंडिया में आए वो एक्सपीरियंस थे इन चीजों से, इसलिए उन्होंने हमको बहुत हेल्प करी इंडिपेंडेंस पाने में। ठीक है, उसके बाद देखो, जब वो इंडिया में आए उनके सबसे पहले की जो इन्वॉल्वमेंट थी ना गांधी जी की, अब से पहले तो इन्वॉल्वमेंट थी वो 3 जगहों पे थी। उनकी इन्वॉल्वमेंट थी 3 जगहों पे। पहली चीज है चंपारण, खेरा और अहमदाबाद। पहले चंपारण की बात करते हैं। हम जानते हैं कि देखो हम पहले देखते हैं कि चंपारण में क्या था। जब बंगाल से जो इंडिगो प्लांटेशन शिफ्ट होकर बिहार में आ गया था ना, जब हमने वो 3rd चैप्टर में पढ़ा था, वो शिफ्ट होकर बिहार में आ गया था। अब बिहार में एक जगह थी चंपारण, वहां पे क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे ना, जो छोटे किसान थे, उनको इंडिगो उगाना पड़ रहा था बहुत ही कम दामों पे और उन्हें बेचना पड़ रहा था अंग्रेजों को सस्तों में, बहुत सस्ते दामों में। इससे अंग्रेजों का फायदा हो रहा था, लेकिन बेचारे वो फार्मर्स तो फंस गए थे ना, उनको तो कहीं नुकसान हो रहा था बहुत ज्यादा। तो गांधी जी ने कहा कि भाई हम उस जगह को नहीं छोड़ेंगे जब तक सारा जस्टिस, सारा न्याय इन लोगों को मिलता नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो खरीद रहे थे ना इंडिगो, उसे इंक्रीज कर दिया। जैसे अगर 100 रुपए में खरीद रहे थे पहले 100 रुपए में, सपोज पहले 2 रुपए में खरीद रहे थे, अब 3 रुपए में 10 रुपए में खरीद रहे हैं। तो ऐसे उनके फार्मर्स को जो पैसे मिल रहे थे ना वो बढ़ गए। ठीक है, उसके बाद चंपारण की बात हो गई। अहमदाबाद में देखते हैं अहमदाबाद में क्या हुआ था। देखो, अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल्स थी, अहमदाबाद में क्या था, टेक्सटाइल मिल्स थी। टेक्सटाइल मिल के जो वर्कर्स थे ना, उनको बहुत कम सैलरी मिलती थी। तो और वो काम बहुत ज्यादा करते थे। तो गांधी जी ने कहा कि हम उनकी सैलरी बढ़ा के रहेंगे और इसीलिए अंग्रेजों को फोर्सफुली उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ी। मतलब गांधी जी की वजह से उन्होंने ऐसे अपने मेथड्स लगाए जिससे उनको लगा कि भाई बढ़ानी पड़ जाएगी सैलरी। गांधी जी सपोर्टेड द वर्कर्स अगेंस्ट द मिलोनर्स हु इवेंचुअली इंक्रीज द वर्कर वेजेस। फिर खेड़ा, खेड़ा में क्या हुआ कि ड्रॉट आ गई थी। ये ड्रॉट की वजह से क्या हुआ, जो उनकी क्रॉप थी ना वो उग नहीं पाई और अंग्रेज उनसे रेवेन्यू मांग रहे थे क्रॉप का कि भाई हमको लैंड रेवेन्यू चाहिए। उन्होंने कहा सर हमारी क्रॉप ही नहीं उग रही है तो हम लैंड रेवेन्यू कैसे देंगे। अंग्रेज मान नहीं रहे थे। तो गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया और इवेंचुअली उनको अंग्रेजों ने कहा कि चलो रहने दो, अब तुम मत दो। मतलब गांधी जी की वजह से उनके जो उस साल का रेवेन्यू माफ हो गया। तो ये इनके कुछ स्टार्टिंग के 3 इन्वॉल्वमेंट्स थी। अब ये बहुत सारे रिफॉर्म्स है इसमें। अब एक रिफॉर्म है मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड, चैम बोलते, क्लेम नहीं है, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अब इस रिफॉर्म में क्या हुआ, ये थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन कोई बात नहीं। 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका दूसरा नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, दोनों नाम याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें क्या हुआ, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, सेंट्रल काउंसिल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो दो अलग हाउसेस में है, दो हाउसेस में हो गई। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के दो हाउस हुए, हाउस 1 हाउस 2 नहीं, देखो, इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा हाउस था काउंसिल ऑफ स्टेट। अब देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट में कुछ इंडियंस भी थे। ठीक है, किसमें, काउंसिल ऑफ स्टेट में, इसमें कुछ इंडियंस भी थे। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, जो उनके जो पावर्स थी ना पूरी गवर्नमेंट की, उन्हें भी बांट दिया दोनों में। क्या किया, पावर्स को भी दोनों में बांट दिया। लेकिन जो बड़ी चीज थी, जैसे जो छोटी मोटी चीज थी ना, जो ऐसे आपको मैं बताऊं तो लेस इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ये सब तो इसके अंदर डाल दी। ठीक है ना, लेस इंपॉर्टेंट। और जो बड़ी बड़ी चीज थी ना, लेस इंपॉर्टेंट, यहां पे देखो लेस इंपॉर्टेंट, और यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्योंकि यहां इस वाले में तो कंप्लीटली इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे अंग्रेज थे। और एक और बात, देखो अभी पावर तो अंग्रेजों के पास है ना, क्योंकि इसके पास ही पावर ज्यादा, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी ना, उनके पास तो वैसे ही लेस पावर थी, और काउंसिल ऑफ स्टेट को इनकी बात माननी पड़ी थी, और हर एक लॉ को बनाने से पहले, हर एक पावर को यूज करने से पहले इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली का कंसल्ट लेना पड़ता था। तो देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट बात मानेगी किसकी, इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली की। इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ स्टेट के पास छोटी छोटी लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो भी उनसे ही पूछ के कर सकती हैं। तो देखो, अभी भी पावर तो ब्रिटिश हैंड्स में रही ना, ब्रिटिश के पास ही रही पावर्स। तो जिन लोगों ने ध्यान से नहीं सोचा ना इसके बारे में, उन्हें लगा कि भाई चलो अच्छा है, इंडियंस के पास भी पावर आई, लेकिन असल में तो ये तो अंग्रेजों के पास रही पावर। ठीक है, अब राउलेट एक्ट, राउलेट एक्ट। अब देखो, ये फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह, फर्स्ट ऑल इंडिया। ठीक है, अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अभी ऊपर वाला एक्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट, अब मैं लिख दिया नाम, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे ना, इसकी वजह से पूरी इंडियन परेशान हो गए। ठीक है, और जब पूरे इंडिया में रिवॉल्ट्स ये चल रहे थे ना, अगेंस्ट चल रहा था पूरा इंडिया अंग्रेजों के, तब इन्होंने एक एक्ट आया, राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट के हिसाब से इंडियंस की फंडामेंटल, पीपल की फंडामेंटल, अरे यार, फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया। और एक और चीज इन्होंने कही कि किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन हो, उसे हम जेल में डाल देंगे विदाउट ट्रायल। जरूरी नहीं कि हम ट्रायल करें या नहीं करें, विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के हम जेल में डाल देंगे। ठीक है, आप सोचो, बिना ट्रायल के तो किसी को भी जेल में डाल देंगे जिनकी कोई गलती ना हो। इससे होगा क्या, जो रिवॉल्ट चल रहा है ना, इनको जो सत्याग्रह चल रहा है इंडियंस का, वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग तो अरेस्ट हो जाएंगे बिना किसी ट्रायल के। ठीक है, इसे ब्लैक एक्ट भी कहा गया, ब्लैक की स्पेलिंग गलत हो गई, ब्लैक एक्ट भी कहा गया, इसका नाम से फेमस हुआ बुरा एक्ट, ब्लैक एक्ट। ठीक है, अब 1999 6 अप्रैल 1999 एक दुख मनाने का दिन, पूरी इंडिया में दुख मनाने का दिन हुआ। क्यों? उस दिन लोगों ने हड़ताल की और फास्टिंग की, पूरा दिन, पूरा इंडिया बंद पड़ गया, लोगों ने प्रोटेस्ट में, पूरा इंडिया बंद हो गया।
इस एक्ट को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया, बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया। तो ये था राउलेट एक्ट का रिजल्ट, है ना। इसमें क्या हुआ, लोगों के बीच में भड़क आया, लोग भड़क गए इस एक्ट से, इसलिए क्या हुआ उस दिन पूरा माउंट पूरा शांति सब कुछ खत्म। अब देखो हड़ताल हुई बहुत सारी राउलेट एक्ट के अगेंस्ट। 6 अप्रैल को गांधी जी अरेस्ट किए गए। उसके बाद डॉक्टर सफदुद्दीन खिचलू, डॉक्टर सत्यपाल का अरेस्ट हुआ। अब 13 अप्रैल की बात है, जलियांवाला बाग, वही बात है जलियांवाला बाग मसाकर की। जलियांवाला बाग में पीसफुल मीटिंग चल रही थी, किसके रिलेशन में, जब ये डॉक्टर सत्यपाल और कौन से थे, हाँ सफदुद्दीन खिचलू, इनके अरेस्ट की बारे में कि भाई इनको अरेस्ट क्यों किया, उनके रिलेटेड में मीटिंग चल रही थी। अब जनरल डायर जो अमृतसर के कमांडर थे ना वहां पे, उन्होंने ऑर्डर दिया अपने सोल्जर्स को कि भाई पंजाब को मरा चखाएंगे। उन्होंने जलियांवाला बाग की जो इकलौती एक्सट्रेंस थी ना, जो एक्सिट था, उसे पकड़ मतलब पूरा तरह कवर कर लिया। अब उन लोग अंदर फंस गए और थोड़ी देर बाद जनरल डायर ने कहा कि चलो शूटिंग करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करो अपनी। तो ऐसे उन लोगों ने क्या किया, पूरे जितने भी लोग थे ना सबको गोलियों से मार दिया, अंधाधुन गोली चलाई और सब लोग मर गए थे। मोस्ट लोग, हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स मरे और जो भी बचे ना वो सब इंजर्ड थे। और वहां पे इतना दुख हुआ, लोगों को इतना गुस्सा आया ना, लोगों ने वायलेंटली प्रोटेस्ट किया, अंग्रेजों ने ब्रूटली टॉर्चर किया, अरेस्ट किए सारे लीडर्स ने। इस मसैकर को छोड़ा रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब इस मसैकर का क्रिटिसिज्म किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड बंद कर दिया, नाइटहुड को रिजाइन कर दिया कि भाई मेरे को नाइटहुड नहीं चाहिए, अनाउंस कर दिया। नाइटहुड क्या होता है, अंग्रेजों एक अवार्ड देते हैं, जैसे हम कोई लोग एक नाइटहुड देते हैं। अगर किसी लिटरेचर में हम बहुत बड़ा काम करते हैं ना, तो हमको अंग्रेज लोग नाइटहुड देते हैं, नाइटहुड, वहां पे नाइटहुड होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए नाइटहुड, तुम रखो अपना नाइटहुड अपने पास। इतना गुस्सा आया लोगों में। फिर 15 अप्रैल को मार्शल लॉ बना दिया गया। 15 अप्रैल को मार्शल लॉ, ठीक है। तो ये था जलियांवाला बाग मैसेकर पूरा, ठीक है। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है, देखो। अब देखो टर्की में ना, टर्की वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की हार गई थी। टर्की में ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर हार गया था अंग्रेजों से। मतलब जो अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 1 में एक तरफ अंग्रेजों थे और कुछ और कंट्रीज थी, और एक तरफ टर्की मतलब ऑटोमन एम्पायर था, और ऑटोमन एम्पायर हार गया था। और ऑटोमन एम्पायर का जो लीडर था ना, वो सारे मुस्लिम्स का लीडर माना जाता था। मुस्लिम्स के द्वारा उन्हें वो अपना लीडर मानते थे। अब उन लीडर पे बहुत बुरी ट्रीटी लगा दी अंग्रेजों ने। इससे क्या हुआ, पूरे जितने जहां मुस्लिम रहते थे ना, उन्होंने बहुत वायलेंस प्रोटेस्ट किए अंग्रेजों के अगेंस्ट इंडिया में, वहां पे। तो इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी इस खिलाफत, जिस नाम से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दी। किसने, अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स, इनमें दो अली ब्रदर थे ना, तो 2 लोग होंगे ना ब्रदर। अरे यार, अली ब्रदर्स कौन कौन थे, शौकत अली और अली आया, दोनों भाई थे ना, मोहम्मद अली। इन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी इंडिया में, ठीक है। और भी लोग जैसे हजरत मोहिनी, हाकिम अजमल खान, मौलाना आजाद, इन लोगों ने भी सपोर्ट किया। आईएनसी ने सोचा, मतलब इंटरनेशनल कांग्रेस सोचा भाई पूरी इंडिया और एक साथ है, हम भी अटैक करते हैं अंग्रेजों के अगेंस्ट, ताकि पूरी इंडिया एक साथ लगी। फिर अपनी महात्मा गांधी ने अपनी फेमस एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी, जो 1920 से 1922 तक, है ना। द ऑल इंडिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त में स्टार्ट की गई थी 1920 में। गांधी जी ने ये मूवमेंट करी ताकि पंजाब टर्की में जो बुरा हुआ है ना, उसके अगेंस्ट में, ठीक है। कांग्रेस ने भी बहुत सपोर्ट किया। इसका जो प्लान था ना इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, वो था खादी और चरखा, मतलब बॉयकॉट करो बाहर के गुड्स को और अपना खादी जो कपड़ा था ना इंडिया का, उसे बढ़ाओ, चरखा यूज करो अपना, लूम्स को छोड़ो, एजुकेशन बढ़ाओ लोगों में, और इक्वलिटी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अनटचेबिलिटी हो गई, उसे खत्म कर दो। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सब लोगों ने, मूवमेंट्स ने, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने सपोर्ट किया, ठीक है। अब मैं चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग
टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट मतलब पीपल जलियांवाला बाग में क्यों आए थे, क्यों प्रोटेस्ट किया उन्होंने, किसके अगेंस्ट? द अरेस्ट ऑफ जनरल डायर, द अरेस्ट ऑफ गांधी जी, द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर खिलचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल अंडर द राउलेट एक्ट। सही जवाब है सी, द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर खिचलू एंड सत्यपाल अंडर राउलेट एक्ट। ठीक है, ये इसका साथ ही मतलब वो क्यों आए थे मैंने बताया था, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर खिचलू के अरेस्ट की वजह से। अब मूवमेंट शुरुआत कैसे हुई? मूवमेंट की शुरुआत हुई रिनाउंसिएशन ऑफ टाइटल्स। महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे ना राउंड, वैसे ही महात्मा गांधी ने भी केसर ई हिंद एक टाइटल था, उसे बॉयकॉट किया, उसे रिनाउंस किया। फॉरेस्ट वुड को जला दिया गया, फोड़ दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, कपड़ों को जला दिया गया, और गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ, लेजिस्लेचर, इलेक्शन सबको बंद कर दिया गया अंग्रेज इंडियंस के द्वारा। इन्होंने से किसी का सपोर्ट नहीं किया। फॉरेस्ट सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किए गए आंध्र प्रदेश में, और उस टाइम पे कैटल को ग्रेज कराने के लिए ग्रेजिंग टैक्स आता था, ग्रेजिंग टैक्स, क्या कहते ग्रेजिंग टैक्स, उसे मना कर दिया कि हम नहीं देंगे ग्रेजिंग टैक्स, नहीं देंगे। नॉन कोऑपरेशन, लोग अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करने लगे। अब कांग्रेस सोचा भाई ये बहुत बड़ी मूवमेंट है, हमको सिर्फ आजादी में मिल जाए इससे। तो अहमदाबाद में 1921 में अहमदाबाद में मीटिंग हुई, नहीं डिसाइड किया गया कि अहमदाबाद में 1921 में हम एक मीटिंग करेंगे जो एक फाइनल स्टेज होगा, जिसमें फाइनल स्टेज है जिसके बाद हम अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्यों? चौरी चौरा। हम जानते हैं महात्मा गांधी को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी, नॉन वायलेंस चाहते थे वो। लेकिन जब पीजेंट्स ने एक चौरी चौरा पे एक पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी और 22 पुलिसमैन मारे गए, तब इनको बहुत बुरा लगा और इन्होंने मूवमेंट बंद कर दी। लेकिन इसका रीजन क्या था, इन्होंने आग जलाई क्यों? देखो, प्रोटेस्ट मार्च चल रहा था चौरी चौरा में 5 फरवरी को। अब पुलिस ने एक आदमी को बहुत मारा और कुछ फार्मर्स पे गोले चलाना शुरू कर दिया। इससे क्राउड को गुस्सा आया और उस पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी और 22 पुलिसमैन मारे गए। तो इसलिए महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। और ऐसा हो सकता था कि शायद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से उस समय ही आजादी हमें मिल जाती। ठीक है, ये ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन एनसीएम खत्म हुई। अब कुछ उसके बाद इवेंट्स हुए थे। क्या हुए? इवेंट्स में क्या था कि फॉर्मेशन हुई कुछ ऑर्गेनाइजेशन की। क्या हुई? फॉर्मेशन हुई कुछ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, जैसे स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी में क्या मतलब, देखो गांधी जी के फॉलोअर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद, राजा जी, वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस पे एक स्ट्रेस किया, कांग्रेस को कोई कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करो ना, जैसे जो महात्मा गांधी ने बताया कि कुछ अच्छा काम करो जिससे कुछ असर पड़े। और इसीलिए उन लोगों को कहा गया नो चेंजर। और जो और लीडर थे ना, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन फाइट करेंगे और काउंसिल में एंटर करेंगे ताकि हम ब्रिटिश की पॉलिसी को अफेक्ट कर सके। ठीक है, इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा प्रो चेंजर। और 1923 में इलेक्शन में स्वराज पार्टी भी खड़ी हुई और उन्होंने इलेक्शन जीता भी। उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगी और हाउस में बहुत ही ज्यादा डिबेट्स हुई, बहुत ज्यादा, क्योंकि स्वराज पार्टी और अंग्रेजों के बीच में भाई उनको चाहिए थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और अंग्रेज बोलने नहीं देते। तो 1925 में जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई उसके बाद स्वराज पार्टी टूट गई और स्वराज पार्टी की खत्म हो गई, क्योंकि चित्तरंजन दास उनके मेन फॉरमोस्ट लीडर थे और उनकी डेथ के बाद स्वराज पार्टी नहीं टिक पाई। ठीक है, स्वराज पार्टी का खत्म होती है कहानी। अब आती है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, देखो कम्युनिस्ट पार्टी को कानपुर में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब देखो कम्युनिस्ट टाइप का कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिज्म को फोकस करती थी। जैसे अभी के टाइम पे बिल्कुल प्राइवेटाइज्म वो चाह रहे थे कि प्राइवेटाइज्म हुई नहीं, कुछ चीजें प्राइवेट हुई नहीं, सब गवर्नमेंट कंट्रोल हो और जो लोग काम कर रहे हैं ना उन्हें अपने जो उनका प्रॉफिट है ना उनका भी पार्ट मिले, जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट मिले। तो उनका कम्युनिज्म का गोल था। कम्युनिस्ट पार्टी को कानपुर में एस्टेब्लिश किया गया था 1925। कानपुर 1925 में एस्टेब्लिश किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी को। उनका आइडिया था कि भाई एक क्लासलेस
सोसाइटी बनाई जाए जहां पे कोई अनटचेबिलिटी नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और स्टेट जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्शन की मीन्स है, प्रोडक्शन जहां से भी कुछ भी पैसा या फिर कुछ भी मिलता है हमको, वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो, और जो वर्कर्स है उनको अपना प्रॉफिट में एक शेयर मिले। ये था कम्युनिस्ट पार्टी का गोल, ठीक है। लेकिन ये जरा पार्टी इतनी हो नहीं पाई, इसीलिए हम इसके बारे में तो जानते नहीं है। अब रिवॉल्यूशनरी सेकेंड फेज, हमने पिछले चैप्टर में फर्स्ट फेज पढ़ा था, ये सेकेंड फेज, इस सेकेंड फेज है रिवॉल्यूशनरी का। इस एनसीएम की विड्रॉ के बाद बहुत गुस्सा आया कई रिवॉल्यूशनरीज को, इसलिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी वापस आई, कुछ और पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई गई, जैसे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले इसका नाम HRA था, उस समय सोशलिस्ट नहीं था, सोशलिस्ट वर्ड को यूज नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद इसका नाम बदल के कर दिया गया HSRA, और फिर ये नाम आया सोशलिस्ट, फिर इसके नाम में सोशलिस्ट जुड़ गया, तो ये बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें एक बहुत ही मेन लीडर थे भगत सिंह, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये इनके मेन रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे। अब देखो बंगाल में ये मूवमेंट बहुत पॉपुलर रही, अनपॉपुलर ऑफिसर्स को मार दिया गया, और बंगाल का एक फेमस रिवॉल्यूशनरी था सूर्य सेन। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई गई उनके द्वारा, और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स को भी मारा गया, जो प्रिजन्स के इंस्पेक्टर जनरल थे। किन किन लोगों ने मारा उन्हें? बिनॉय बोस, दिनेश गुप्ता, इन लोगों ने इनको मारा। ऐसा ही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी रिवाइव हुई और रिवॉल्यूशन पूरा फैल गया, लेकिन हम जानते हैं फिर भगत सिंह को अरेस्ट भी कर लिया गया था। हम आगे देखते हैं साइमन कमीशन। अब देखो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बनाने थे, कुछ चेंजेस करने थे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के। साइमन कमीशन, तो एक साइमन कमीशन लाया गया, और साइमन कमीशन का जो लीडर था ना वो था लॉर्ड साइमन, इसमें नाम पड़ गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नहीं, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए इंडियंस को बहुत गुस्सा आया और इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया। और जब वो इंडियन आए तब उनको साइमन गो बैक के लोगों से, बैनर से वापस भेजा, उनको कहा कि साइमन गो बैक, काले काले झंडों में लिखा हुआ था साइमन गो बैक, बुक में भी फोटो बनी है साइमन गो बैक की, ठीक है। एक लाहौर में एक एंटी साइमन प्रोटेस्ट चल रहा था, जब एक पुलिसमैन ने, कौन, सॉन्डर्स, एक पुलिसमैन थे, उन्होंने एक लाठीचार्ज किया और उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई। और वो आदमी कोई और नहीं, लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय, जिन्होंने लाल बाल पाल, वही लाला लाजपत राय भाई, जिनके जो रेडिकल्स के लीडर थे, उनकी मृत्यु हुई लाहौर में। और भगत सिंह को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने सॉन्डर्स को मार दिया। तो लाहौर की सिटी में एक लीफलेट, मतलब एक नोटिस पेश किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा, उसमें लिखा था जेपी सॉन्डर्स इज डेड, लाला लाजपत राय इज रियली अवेंज्ड, ऐसे कुछ मैसेज लिखे हुए थे, और वो भगत सिंह के हैंडराइटिंग में थे, इसीलिए वो समझ गए कि भगत सिंह ने लिखा है। और फिर भगत सिंह की खोज में वो सब निकल गए, मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स थे, पुलिस भगत सिंह को ढूंढ रही थी। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सेफ्टी बिल चल रहा था, उस टाइम पे भगत सिंह और डी के बत ने एक बॉम्ब फेंक दिया। उन्होंने देखा कि भाई बॉम्ब हार्मलेस था, उनको बस ब्रिटिश के दिल में एक दर्द ना था कि भाई ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। और लेकिन उसके बाद बॉम्ब फेंकने का भागे नहीं, बल्कि खुद को अरेस्ट करा लिया, और उसके बाद उनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। अब नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाए इंडियंस का, लेकिन वो फेल रहा क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर लाहौर सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेशन
ऑफ 1929। ये लाहौर सेशन में क्या था कि जवाहरलाल नेहरू का हेड थे, जवाहरलाल नेहरू जी इनके हेड थे उस समय। इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की मांग करी और उन्होंने एक झंडा बनाया, झंडा सोचा, और वो झंडा अभी के झंडे से थोड़ा अलग है। आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं उस झंडे को। 1929 में इसे झंडा बनाया गया था। अब सेकेंड लास्ट मूवमेंट CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसे लॉन्च किया था गांधी जी ने। और हाँ, इस मूवमेंट ने फोकस किया था कि भाई हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे। अब आप सोचो कि नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अंतर क्या है। देखो, नॉन कोऑपरेशन का क्या मतलब था कि वो कुछ बात ऐसा नहीं कि मान नहीं रहे, ऐसा कोई टीचर अपना काम नहीं कर रहा तो उसका ये मतलब नहीं कि लॉ तोड़ रहा है, नहीं ना, यही था नॉन कोऑपरेशन, अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि लोगों लॉस तोड़ रहे थे, वो लॉस को तोड़ा जा रहा था। उस समय कोई लॉस ही तोड़ रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी ने दांडी मार्च करके, दांडी मार्च जो उनका फेमस दांडी मार्च है, उससे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। वैसे ये लॉस को तोड़ रहे थे, ठीक है। पहले दांडी मार्च की बात कर लेते हैं। उन्होंने पहले देखो उस समय क्या था कि एक सॉल्ट लॉ था जिसके हिसाब से अंग्रेजी सॉल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा कि भाई सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इंडियंस को जरूरत पड़ती है, गरीब से गरीब इंसान और अमीर से अमीर इंसान सॉल्ट यूज करता है। तो उन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर लंबी वॉक करी दांडी के कोस्ट पे, और वहां पे उन्होंने जाके बॉईल किया पानी को, सी वाटर को, और एक लॉ तोड़ दिया, सॉल्ट लॉ। उसके बाद दांडी मार्च में जो भी लोग थे उनको अरेस्ट किया गया। और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में खान अब्दुल गफर खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, ठीक है। उसके बाद कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। क्या थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या था, 1930 में होने वाली थी। साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस करना था, लेकिन ये फेलियर थी क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम नहीं आ रहे। फिर ये मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि कांग्रेस ने, फिर गांधी इरविन पैक्ट, ये फेल थी, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट ने क्या कहा, उसमें क्या था कि 1931 में साइन किया गया था। इसके तहत गवर्नमेंट ने ये बात कही कि हम सारे प्रिजनर को, कैदियों को छोड़ देंगे, एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस, जिन्होंने वायलेंस किया उनको छोड़ के। और इसके बदले कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देंगी, और एक और वादा करना पड़ेगा कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगी। उन्होंने मान ली और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में थी 1931। गांधी जी आए। कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ब्रिटिश ने कहा कि हम माइनॉरिटीज की राइट पे फोकस करा, कि हम उनकी राइट्स देंगे, उनको प्रिंसली स्टेट्स की राइट्स देंगे, लेकिन उन्होंने पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए कुछ नहीं कहा। इसीलिए कॉन्फ्रेंस को एक फेल कहा गया, क्योंकि गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया, और ये भी एक फेल रही। और जब गांधी जी वापस इंडिया गए, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बहुत ही अरेस्ट किए, गांधी जी को भी अरेस्ट किया, और मूवमेंट बंद हो गई गांधी जी के अरेस्ट के बाद। फिर एक और एक्ट आया, बहुत देर से हमने एक्ट नहीं पढ़ा था, लास्ट एक्ट हमने वो चैम्सफोर्थ रिफॉर्म्स, है ना, मॉन्टेंगे चैम्सफोर्थ रिफॉर्म्स पढ़े थे। अब दूसरा एक्ट आया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये कंटेंट एनसीईआरटी से बहुत बहुत ऊपर लेवल का है, एनसीईआरटी में नहीं है कंटेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो, इस एक्ट ने क्या कहा कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, एक फेडरेशन रहेगी ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट की। लेकिन ये तभी होगी अगर जितनी भी, जैसे अगर 100 प्रिंसली स्टेट है तो इनमें से 50 प्रिंसली स्टेट इस फेडरेशन को ज्वाइन करने के लिए हाँ कहे, तभी ये बनेगी, ठीक है। इस एक्ट में ये लिखा था। उसके बाद ये लिखा था
कि जो प्रोविंसेस थी ना, प्रोविंसेस उन्हें ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी जाएगी, ठीक है ना, ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी जाएगी। उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव था ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव उन्हें उनको दो हाउस में डिवाइड कर दिया। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने पढ़ा था सेम वही रहेगा इसमें, ठीक है। वही मतलब उन्होंने कहा कि जो उस समय था ना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, उसी तरह से दो हाउस रहेंगे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। और जो गवर्नर था ना उसके पास भी कुछ स्पेशल पावर थी, जैसे सिविल सर्विसेज के ऊपर फुल कंट्रोल और बिल्स पास करने का कंट्रोल, ऐसे। अब ये एक्ट एक फेलियर था, क्यों? ये इंडियंस की नीड को सेटिस्फाई नहीं करता था, इंडियंस नहीं माने इसकी नीड से, ठीक है। लाहौर सेशन जो 90, अब इसका एक और लाहौर सेशन हुआ 1936 में। उसमें क्या हुआ, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई 39 में, ठीक है। और फिर एक और द क्रिप्स मिशन, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, अगर मैं एक से ना तो घंटे भर की ज्यादा वीडियो बताती। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में क्या था कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे ना तब। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके नाम दिया क्रिप्स मिशन, ठीक है। 1942 मार्च में आए थे ये इंडिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इश्यूज को डिस्कस करने के लिए आए थे और इंडियन लीडर्स की सपोर्ट मांगने आए थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन में क्या था कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस, अगर वर्ल्ड वॉर एंड हुई पर इंडिया को एक डोमिनियन, मतलब इंडिया काफी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगी, लेकिन फिर भी अंग्रेज रहेंगे ना। लेकिन कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को तो कंप्लीट स्वराज चाहिए था, ठीक है। फिर एक और आए मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज कर दी, उनको पाकिस्तान की मांग करी उन्होंने, पाकिस्तान एक देश की। उस समय वो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करा करते थे। उन्होंने कहा कि भाई हमको एक अलग स्टेट चाहिए, हमको एक मुस्लिम्स के लिए होमलैंड चाहिए पाकिस्तान। और मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया 1940 में, उसमें लिखा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ इंडिया होगा। और ये पार्टीशन ऑफ इंडिया है, पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं है, पार्टीशन ऑफ इंडिया होगा। और कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने भी अपोज किया इसको कि भाई हमको टू नेशन नहीं चाहिए, सब इंडियन मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन कुछ मुस्लिम भी थे, जैसे अब्दुल कलाम आजाद, खान अबुल गफर खान, जिन मुस्लिम्स ने भी इस चीज को मतलब मना किया कि नहीं, मुस्लिम्स भी नहीं मान रहे कई लोग, ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम मान रहे थे, कोई मुस्लिम लीडर्स ने इन्हें मना किया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो सक्सेसफुल मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च क्या करता है 1942 में, बिटवीन वर्ल्ड वॉर टू, मतलब अंग्रेजों की डबल प्रेशर, वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, वहां पे हिटलर और यहाँ पे इंडियंस, ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो कांग्रेस थी ना, उन्होंने एक इमीडिएट एंड मांगा कि हम ब्रिटिश रूल को अभी के अभी खत्म कर देंगे, कुछ समय में ही। सारे इंडियंस जोश में आ गए, वुमेन्स, चिल्ड्रंस। गांधी जी का स्लोगन था करो या मरो, डू और डाई। वो इतनी बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिला, उनकी छोटी सी बात से पूरा इंडिया इंस्पायर हो गया। 9 अगस्त सारे लीडर्स ने कांग्रेस, जो ब्रिटिश ने अरेस्ट किया कांग्रेस को, कांग्रेस के लीडर्स को, महात्मा गांधी को, और कहा कि कांग्रेस एक इलीगल एसोसिएशन है, ठीक है। और पीपल के जो लीडर थे ना, पीपल बोला कि हमारे लीडर को अरेस्ट किया इन लोगों ने, उनमें गुस्सा आ गया, उन्होंने और वायलेंटली अटैक किया अंग्रेजों पे, ठीक है। ब्रिटिश वायलेंटली नहीं, नॉन वायलेंट था, उनको और गुस्सा आया, रिएक्ट वायलेंटली टू दिस, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सटेंसिव फोर्स यूज करी, मशीन गन्स, एरोप्लेन से थाउजेंड्स मारे गए, पीसफुल प्रोसेशंस पे लाठीचार्ज किए गए, लोग मारे गए, 30 लाख पीपल मारे गए। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया इस सफरिंग को कम करने के लिए, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ पावर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ब्रिटिश को टूट चुका था, वहां पे डबल प्रेशर, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अब हम नहीं लड़ सकते अंग्रेजों के अगेंस्ट। कांग्रेस ने सारी जनरल लेजिस्लेशन में सीट्स जीत ली, मोस्ट
और मुस्लिम लीग ने भी, जो मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व थी वो जीती सीट्स। क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने कहा कि चलो इंडिया को पावर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। फिर हमारी कहानी का एंड आने ही वाला है, बस कैबिनेट मिशन बात रहा है। कैबिनेट मिशन की बात, कहानी एंड। कैबिनेट मिशन ऑफ 1945, इसके तहत अंग्रेजों ने ना 3 मेंबर मिशन भेजा फरवरी में, जिसको लीड कर रहा था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इनका मेन एम था कि भाई हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे कैसे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बनाना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इनसे मीट की और इस मीटिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क में काम किया, ठीक है। बर्थ ऑफ न्यू नेशन, ठीक है। अब जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था ना, तब क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने एक टू नेशन थ्योरी के लिए फेमस थे, उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को बनाया। मुस्लिम लीग को बोला कि हमें एक पाकिस्तान की डिमांड चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने, एक जो वाइसरॉय थे ना, उन्होंने, जो नए नए वाइसरॉय बने थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया 2 अलग अलग कंट्री में डिवीजन हो जाएगा पूरी इंडिया का, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। इस टाइम पे पूरे इंडिया में वायलेंस छिड़ गई, जैसे हमने गदर मूवी में देखा था कि पूरी इंडिया में वायलेंस छिड़ गई। लोग एक दूसरे को मार रहे थे, हिंदू मुस्लिम को मार रहे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे, ऐसे राइट्स हो गई, पीपल मारे गए, वुमेन्स को होमलेस बन गई, मिलियंस पीपल होमलेस हुए। गांधी जी ने कहा कि प्लीज, गांधी जी ने एक फास्ट शुरू किया कि प्लीज डेथ, और इन लोगों से अपील किया कि प्लीज इन लोगों को मारो मत। फिर कांग्रेस ने सोचा कि चलो पार्टीशन आखिरी उपाय है, पार्टीशन करना ही पड़ेगा, आप कुछ बच नहीं रहा, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है पार्टीशन के अलावा। इसीलिए उन्होंने इंडिया का पार्टीशन करना सोचा 2 कंट्रीज में, इंडिया और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 में, इंडिया की इंडिपेंडेंस से 1 दिन पहले, पाकिस्तान का बॉर्डर आ गया, जिसमें वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड ईस्ट बंगाल था, ठीक है। 15 अगस्त को पूरी इंडिया खुश हुई, क्यों, इंडिपेंडेंस मिल गई। लेकिन अगले साल बहुत बुरा हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था 30 जनवरी को, जब सुबह सुबह जब वो अपने मंदिर जा रहे थे, जहां भी वो जा रहे थे, रास्ते में उनको अरेस्ट कर लिया गया। आप कमेंट में मुझे बताओगे किसने उनको अरेस्ट किया था, किसने उनको गोली मार के उनको मारा था, ठीक है। असैसिनेट किसने किया था, ठीक है। तो इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने क्या किया, जो भी प्रिंसिपल स्टेट थे ना, प्रिंसिपल स्टेट, उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान ज्वाइन करना है, इंडिया ज्वाइन करना है, आप फ्री होकर ज्वाइन करना है। तो उन्होंने इतनी नेगोशिएशंस करी, और इसलिए उनको हमको थैंक यू करना चाहिए आज की इस स्पीच के लिए। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एक स्पीच लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि आप गूगल से पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी स्पीच है, इसलिए मैं अभी लिख तो नहीं सकता यहाँ पे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड देन मूव ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।